गुड आफ्टरनून व्यूज़, दिस इज़ मी आमिर और आपकी खिदमत में हाजिर हैं शो लेकर ज़हन ठीक तो सब ठीक। अभी स्टार्ट में मैं अपने जो हमारे साथ एज ए गेस्ट मौजूद होती हैं डॉक्टर हुमा, उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। वालेकुम सलाम। आप कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और विलिंग वेज की खिदमत आप अंजाम दे रही हैं। और आज जो हम टॉपिक है वो बड़ा ही संगीन और अहम किस्म का एक टॉपिक है जो कि आपकी खिदमत में लेके आए हैं। मैं बात स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात करूंगा कि उम्मीद, आपने सुना होगा अक्सर लोगों के मुंह से, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। और वाकई उम्मीद होना किसी भी काम के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, किसी भी मामले में बहुत बड़ी चीज़ है। ये उम्मीद ही होती है जो इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है, और ये उम्मीद ही होती है अगर ये ना मौजूद हो इंसान के पास तो इंसान को मौजूदा हालात में ज़मीन के नीचे बहुत तह तक ले जाती है। अक्सर औकात अपने अपने गिरदोनवा में, अपने करीबी दोस्तों में, नेबरहुड में, ऑफिस में ये बात अक्सर लोगों को कहते हुए सुनी होगी कि अगर मैं इस दुनिया में हूँ तो मेरा पर्पस कोई नहीं है, मैं अगर ना भी हूँ तो मेरे बगैर भी ये दुनिया चल सकती है, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा कि जिससे ये दुनिया का दौर, ये दुनिया का वक्त रुक सकता है, तो मैं शायद इस दुनिया से चला भी जाऊँ तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कि इस दुनिया के ऊपर फ़र्क पड़ता। और असल में ये एक मेंटल स्टेट होती है इंसान की जो कि मायूसी इंसान में उभार रही होती है। और बार बार, जैसे कि आपने सुना है कि मायूसी एक कुफ्र है, और इंसान मायूस हो जाता है अपनी ज़िंदगी से और ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा होता, उसके लुत्फ़, उसका जो रंगीनियाँ हैं उनसे महरूम होकर, दूर होकर एक जगह पर बैठ जाता है दिल ही दिल में। और मायूसी इतनी उसको हावी हो जाती है और वो अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा होता है कि शायद उसका भी इस दुनिया में कोई और मकसद नहीं रहा। जी नाजरीन, मैं उसी टॉपिक जो कि आजकल बहुत सुनने में भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा है, और काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स पिछले रोज़ भी गुजरे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों या कोई घर में मामलात हों, किसी किस्म की लड़ाई झगड़े या कोई और वाक़े पर, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि ऐसे मामलात क्रिएट हो जाते हैं कि लोग अपनी जान देने के दर पे आ जाते हैं। जी नाजरीन, सुसाइड जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया आजकल बनता जा रहा है और लोग सुसाइड करने को प्रेफर कर रहे हैं। अगर कोई नौकरी ना हो, अगर कोई काम ना हो या कोई और परेशानी हो घर में, तो लोग अपने आप को फ़ौरन से पहले सुसाइड करने पर आमादा कर लेते हैं। ये एक मेंटल स्टेट है जो कि इंसान को मजबूर करती है कि वो इस हद तक पहुँचे। इस पे रहनुमाई लेंगे डॉक्टर हुमा से कि क्या वजूहात होती हैं, क्या ऐसे डॉक्टर हुमा, क्या ऐसे अवामिल शामिल हो जाते हैं, क्या ऐसी परेशानियां इंसान को मजबूर कर देती हैं कि इंसान इस सिचुएशन तक पहुंच जाता है कि अल्लाह की दी हुई एक नेमत जो कि ज़िंदगी है उससे दूर होना चाहता है। आमिर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, और विद एवरी पासिंग डे एग्जैक्टली। सुसाइड का रुझान बढ़ता जा रहा है, सुसाइड के वाक़यात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इस पे रोशनी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बात की, अभी आपने बताया मायूसी, यस, मायूसी कैन लीड टू सुसाइड, क्योंकि जब आप होपलेस होते हो, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, तो आपको लगता है कि यही एक हल है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं दैट कैन लीड टू सुसाइड। उसमें सबसे पहले तो है कि कोई आपकी साइकेट्रिक डिजीज़ चल रही है, जैसे कि डिप्रेशन में मायूसी बेसिकली डिप्रेशन का पार्ट है। होपलेसनेस डिप्रेशन का पार्ट है, जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आपका कोई आपका अहमियत नहीं है, कोई आपका रोल नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझ आ रहा होता, और आपको ये लग रहा होता है कि आपके बगैर भी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से, ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है सब लोगों की, आपका कोई इम्पॉर्टेंट काम नहीं है, आप ना भी पैदा हुए होते तो बहुत बेहतर था, आपको मर जाना चाहिए क्योंकि उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, बेसिकली ये डिप्रेशन का पार्ट होती हैं। तो कोई अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिजीज़ चल रही हो, वो सुसाइड को लीड कर सकती है। फिर कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं, कोई डिप्रेसिव पर्सनालिटी होती है कि वो बहुत इजीली स्ट्रेस हैंडलिंग पुअर होती है, बहुत इजीली स्ट्रेस से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और उन्हें स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं होती तो वो समझते हैं कि थोड़ी परेशानी आई, इससे निकलने का तरीका यही है कि अपनी जान ले ली जाए। डॉक्टर उमा, जैसे कि मैं अगर जिक्र करूं कि अक्सर औकात जब भी रिजल्ट आता है, मैट्रिक का हो, एफएससी का हो, मेरे ख्याल से वो एक बच्चा ही फेल नहीं होता जो कि खुदकुशी की अटैम्प्ट या तो
सेकेंडरी बोर्ड की छत पे जाके अटेम्प्ट करता है या अपने घर की छत पे वो इस तरह का अमल कोई करता हुआ नज़र आता है या वो कोई अटेम्प्ट कर जाता है। मेरे ख्याल से इसके अलावा भी कोई और बच्चे भी होते हैं जो कि फेल हुए होते हैं, जिन्होंने अपना आपको पीछे पाया होता है बाकी बच्चों से, लेकिन मेरे ख्याल से जो आप बात कर रही हैं स्ट्रेस, वो हैंडल नहीं कर पाता। वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता। तो कुछ इमीडिएट स्ट्रेस जैसे रिजल्ट आना, उसमें फेल हो जाना, बाकी लोगों की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स बहुत हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, तो ये बच्चा टॉप करेगा, फिर टॉप ना करना, कुछ नंबर कम आ जाना, रिज़ल्ट आपका ख़राब रहना, तो उसमें काफ़ी टेंडेंसी होती है ब्रेकअप हो जाना। आजकल यंग जनरेशन में ब्रेकअप की वजह से सुसाइड का बहुत ज़्यादा रुझान है कि एक अभी रिसेंटली ख़बरों में एक न्यूज़ चल रही थी कि एक लड़के ने मैट्रिक का था या एफएससी का था, छोटा बच्चा, उसका किसी लड़की से कोई अफेयर था, उसने पेरेंट्स से कहा कि मुझे शादी करनी है, ऐसे पेरेंट्स नहीं माने कि बहुत छोटी एज है, हमने तो तुम्हारी नहीं करनी, उसने उस लड़की को भी मार दिया और ख़ुद की भी जान ले ली। तो मतलब ये सब चीज़ें भी कि इमीडिएट कोई स्ट्रेस आया है जिसको आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए। फिर आपने अपने आसपास किसी को सुसाइड करते देखा है, तो भी ज़्यादा ये एक रिस्क फैक्टर है कि आपने अपने पास किसी को जान लेते देखा है, तो आपको पता है कि किस तरह अपनी जान ली जा सकती है, ठीक है। आपकी फैमिली में भी कोई साइकेट्रिक डिजीज़ रन कर रही है, उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। फिर कुछ इस तरह की जैसे अर्ली लाइफ में कुछ इवेंट्स हो गए, जैसे कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का इंसिडेंट हो गया, और आजकल ये अब्यूज़ भी बहुत कॉमन है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन एक न्यूज़ चल रही होती है कि उस बच्ची के साथ हो गया 5 साल 6 साल 8 साल 9 साल। तो ये बच्चे जिनके साथ ये इतना बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट अर्ली एज में हो गया होता है, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा इनमें टेंडेंसी होती है कि क्योंकि ये उस टाइम में बहुत टेंडर एज होती है, इतने बड़े सानिए से गुजरे होते हैं, तो ये दुनिया से, ज़िंदगी से बेजार हुए होते हैं, इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता, तो इनमें भी आगे भी कोई भी स्ट्रेस फैक्टर आए तो इनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है। शुरू में जाहिर सी बात उस टेंडर एज में तो नहीं पता कि अपनी जान किस तरह ली जा सकती है, लेकिन वो स्ट्रेस लॉन्गर रन में भी वो कैरी कर रहे होते हैं। वो इंसिडेंट सिर्फ उस टाइम तक महदूद नहीं होता, वो इंसिडेंट उनके साथ सारी ज़िंदगी साथ रहता है। और देखा ये गया है कि सिर्फ सुसाइड की रिस्क नहीं पड़ता इन बच्चों में, बल्कि सारी साइकेट्रिक डिजीज़ होने का चांस इन बच्चों में दूसरे बच्चों से ज़्यादा होता है जो अर्ली एज में किसी सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ का शिकार हुए हों। फिज़िकल अब्यूज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे मारा पीटा गया हो पेरेंट्स की तरफ से या किसी और रिश्तेदार की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, अगर मार पीट का शिकार हुए हों, तो ये जो अर्ली लाइफ के ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, ये आपके साथ सारी ज़िंदगी चलते हैं। ठीक है, और यही आपकी पर्सनालिटी बना रहे होते हैं और यही आपका दुनिया के बारे में नज़रिया कायम कर रहे होते हैं। डॉक्टर उमा, आपने अभी कहा कि ये या तो चाइल्डहुड में कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा इंसिडेंट गुजरा होता है जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। क्या इसमें पीयर प्रेशर, लोगों का एनवायरनमेंट जो होता है वो भी बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है कि शायद आपको उस तरह जीने पर या आपको नॉर्मल एक ज़िंदगी के जैसे कि एक नॉर्मल इंसान कहीं किसी ऑफिस, किसी इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल में जाकर अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारा होता है, तो क्या उस बच्चे को लोगों की तरफ से, माशरे की तरफ से क्या प्रेशराइज किया जाता है कि ये उन आम लोगों जैसा नहीं है, ये वाकया इसके साथ रोनुमा हुआ था या इसके ऊपर ये प्रेशराइज है या इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, क्या ये चीज़ें भी इंसान को परेशान कर रही है? बात ये चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं, लेकिन उस एज में उस बच्चे के साथ वो इतना बड़ा इंसिडेंट इटसेल्फ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाकी फैमिली का, फ्रेंड्स फैमिली का जाहिर सी बात हाईलाइट हुआ होता है, अब हर जगह जब न्यूज़ में आ रहा है तो विद नेम, विद पिक्चर, सब जगह शेयर हो रहा है, तो हर एक को पता चलता है कि इसके साथ, बच्चे के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये भी एक स्टिग्मा भी वो साथ कैरी कर रहा होता है, ये प्रेशर भी वो साथ कैरी कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं, एक इमीडिएट स्ट्रेसफुल इवेंट्स, एक पास्ट लाइफ के स्ट्रेसर्स, एक अंडरलाइंग साइकेट्रिक कंडीशंस, फिर साथ में अगर कोई वो सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, कोई अल्कोहल, या फिर आजकल ये भी टेंडेंसी बहुत बड़ी हुई है स्कूल और कॉलेजेस में भी, यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है अल्कोहल की या डिफरेंट सब्सटेंस, एक आइस आजकल सब्सटेंस आया हुआ है, तो मतलब ये टेंडेंसी भी बढ़ी हुई है। तो
अगर कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहा है तो इनमें भी सुसाइड की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये क्योंकि सब्सटेंस यूज़ करना इटसेल्फ शो कर रहा होता है कि इनकी स्ट्रेस हैंडलिंग पुअर है। एग्जैक्टली क्योंकि मूड अगर मैनेज नहीं कर रहे मूड तो वो मैनेज नहीं कर ड्रग्स रहे, की तरफ हाँ, चले जाते हैं। अगर कोई स्ट्रेस आया, उनसे हैंडल नहीं हो रहा, बच्चे ने कोई सिगरेट पीनी शुरू कर दी या बच्चे ने कोई और सब्सटेंस लेना शुरू कर दिया, जैसे कैनाबिस हो गया, मैरिजुआना हो गया, कुछ इस तरह के सब्सटेंस लेना शुरू कर दिए ताकि वो एक उस इमीडिएट स्ट्रेस से निकल सके, वो अपने आप को किसी और स्टेट में लेके जाए जहाँ पे उसको वो स्ट्रेस फील ही ना हो, वो नंब हो जाए, उसका कनेक्शन उस स्ट्रेस से ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली पुअर स्ट्रेस हैंडलिंग प्लस ये क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली का क्लोजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने क्लोज टर्म्स हैं। ठीक है। अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट कैसी है। तो अगर समटाइम ये होता है कि पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेटिव हैं और कह रहे हैं कि बहुत ओवरली डिसिप्लिन्ड हैं, मैंने जो कह दिया वैसा ही होना चाहिए, अगर वैसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। फिज़िकल बीटिंग्स हैं, इमोशनल टॉन्टिंग, इमोशनली उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, तो वो भी, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं कि वो फिर जब इस तरह का बैरियर आ गया है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान रिलेशनशिप में, तो वो शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, वो इसी तरह अगर उसके क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं तो वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। ये भी रोल प्ले करती हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। डॉक्टर उमा, आपने दो तरफ की बात कर दी, मैं दोनों पर आपकी रहनुमाई चाहूँगा कि आपने कहा कि मीडिया पर जब उसको लाया जाता है और मीडिया पर उसका नाम, ख़ानदान, पिक्चर, सब कुछ, क्या मेरे ख्याल से ये भी उसको इस बात पर मजबूर कर देती है कि तुम अब उन आम लोगों में शुमार नहीं रहा तुम्हारा, और उसको अगर उसके साथ वाकया हुआ है तो उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर बाकी लोग भी उसके लिए ये एक हर्डल का क्रिएट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मेरा था कि पेरेंट्स का जब बच्चों से रिलेशनशिप या आप कह लें कि क्लोजनेस नहीं रहती और वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, तो ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है कि एक वालिद और बेटा या वालिद और बेटी और माँ बाप, इनके दरमियान अगर वो एक जगह पर बैठ के अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से अगर कोई इस तरह का चाइल्ड अब्यूज आउटसाइड द फैमिली किसी बच्चे के साथ हुए तो वो अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर नहीं कर सकेगा। हाँ। और ये सारी बात उसके ज़हन में रहे, तो उस बच्चे पे फिर क्या कैफियत और क्या मामला चल रहा है? देखें, मैंने पहले ही कहा कि चाइल्ड अब्यूज एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट है बच्चे के लिए, और जिस बच्चे के साथ ये हो जाता है खुदा न ख्वास्ता, तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी प्रोन रहता है डिफरेंट साइकियाट्रिक डिजीज़ के लिए। वो कभी भी मेंटली उतना स्टेबल नहीं होता जितना एक नॉर्मल बच्चा है। ठीक है, तो ये तो एक मेजर एस्पेक्टर है। आपने पहले बात की कि मीडिया में हाईलाइट होना और सारा कुछ, हमें पहले तो इस स्टिग्मा को रिड्यूस करना चाहिए। देखिए, उसमें अब्यूज़ हुआ है बच्चा, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, तो बच्चे को तो इस गिल्ट से निकालना, फुल एश्योरिटी देना उसके पेरेंट्स और क्लोज फैमिली मेम्बर्स का काम है। और जिस बंदे ने किया है उसको इस तरह की पनिशमेंट मिले कि सबके लिए इबरत का निशान हो, सबको पता हो कि कोई इस तरह का काम करेगा तो उसके साथ ये होगा। प्लस बच्चे को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि उसने गलत किया था तो उसके साथ भी गलत हुआ। उसको स्नब करने की बजाय कि आइंदा तुमने बाहर नहीं निकलना, तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी, वो फिर अंदर ही अंदर उसके अंदर मायूसी वाली चीज़ें, डिप्रेशन वाली चीज़ें, उसकी पर्सनालिटी आइसोलेटेड पर्सनालिटी बनती जाएगी। वो किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो हाईलाइट होने से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की फीलिंग्स क्या हैं, बच्चे की वो फीलिंग्स बच्चा आपके साथ शेयर करता है तो आप उसको उस चीज़ों से निकालें, उसको फुल एश्योरिटी दें कि आप उसके साथ हैं, आपके उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, उसके बहन भाई उसके साथ हैं, उसके फ्रेंड्स उसके साथ हैं, और जिसने ये हरकत की है उसको बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। और अब तो मेरा ख्याल है कोई ऑर्डर भी, लॉ भी आ गया, डेथ पेनल्टी है जिसने चाइल्ड अब्यूज़ किया, अगर बच्चे के साथ अब्यूज़ किया तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उससे मुझे उम्मीद है कि ये इंसिडेंट्स कुछ कम होंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट्स विद एवरी पासिंग डे बढ़ते जा रहे थे। वो अभी ज़ैनब से पहले कसूर में एक पूरा गांव अब्यूज़, गांव के सब बच्चे ही इफ़ेक्ट हो रहे थे। फिर ज़ैनब का किस्सा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, फिर एक कराची में बच्ची का किस्सा, फिर लाहौर में बच्ची का किस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स इस तरह के रिपोर्ट हो रहे थे। तो ऐसा लॉ पास होना बहुत ज़रूरी था। और अब
उम्मीद है कि कुछ लिमिट होंगे ये इंसिडेंट्स, कुछ लोगों को हैंग किया जाएगा तो सिचुएशन बेहतर होगी। ठीक है। और बाकी दूसरा जो है, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। पेरेंट्स की बच्चों के साथ देखें, जब आप बच्चे आपके हैं, आप उनकी इमोशनल वेलबीइंग के आप जिम्मेदार हैं, ठीक है। बच्चों के साथ इस तरह के ताल्लुक़ रखना चाहिए, इतना फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ ताल्लुक़ कि बच्चे आपसे हर बात शेयर कर सकें। अगर उन्हें स्कूल में कोई बुली कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, या किसी ने कोई टच कर रहा है उनको इनअप्रोप्रिएटली, क्योंकि बच्चों को भी पता चल जाता है कौन अप्रोप्रिएट, कौन प्यार कर रहा है और कौन इनअप्रोप्रिएट टच कर रहा है। 5-6 साल के बच्चे को बहुत अच्छी तरह पता लगता है। अगर वो आपको कुछ बता रहा है तो आपको फ़ौरन उसकी बात सुननी चाहिए, ना कि उसको स्नब करें कि नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। अगर वो किसी अपने अंकल से अनकंफर्टेबल हो रहा है, किसी बंदे से अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आपने बच्चे को स्नब करने की बजाय उसकी बात सुननी है और उसको एड्रेस करना है प्रॉपर्ली। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर ये चीज़ें हैं तो सुसाइड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है डॉक्टर हुमा, अभी हम एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, और इसी पर बात हो रही कि सुसाइड का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है और इसमें क्या क्या अवामिल शामिल हैं और क्या क्या ज़िंदगी में वाक़यात जो रोनुमा होते हैं वो इंसान को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या ड्रग्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं, और ड्रग्स में भी जब इंसान चला जाता है तो उसमें भी कोई इसके पीछे मायूसी या नाउमीदी मौजूद होती है। ब्रेक से लौट के आते हैं तो मिलते हैं आपसे। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सुसाइड पर, तो डॉक्टर हुमा से अब रहनुमाई लेंगे कि सुसाइड अगर कोई अटेम्प्ट करने वाला है या किसी ने कोई जहन में मंसूबा बना लिया, तो क्या ऐसे वार्निंग साइंस, क्या ऐसी निशानियां जिसको हम कहेंगे कि वो देना शुरू कर देते, कौन से ऐसे टिकर्स वो देना शुरू कर देते जिससे हमें मालूम हो सकता है कि इस बच्चे में, इस घर के मेंबर में या इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में ये सुसाइडल आइडिएशन डेवलप होना शुरू हो गई है? अच्छा, देखा गया है कि सुसाइड करने वाले, आपको 2/3 जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, यूएस में एक स्टडी हुई थी, उसमें से 2/3 लोग आपको वाजिया बताते हैं कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। ठीक है। वो किस तरह बताते हैं? आपको वो कहेंगे मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मेरा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं पैदा ही ना होता। मतलब इस तरह की डिफरेंट स्टेटमेंट्स जिसमें आपको लग रहा है कि ये बंदा कुछ कर सकता है। इन स्टेटमेंट्स को आपने लाइट नहीं लेना। अगर कोई बंदा आपको वैसे भी कहता है ना कि इससे तो बेहतर है कि बंदा खुदकुशी करके अपनी जान दे दे, इस तरह ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है, तो इस चीज़ को आपने कभी भी लाइट नहीं लेना। ये बात कोई आम बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप किसी चीज़ से तंग हो, आप ये नहीं कहेंगे कि इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूँ, मेरा जिंदा रहने का मुझे कोई हक नहीं है, मैं इतनी परेशानियों में हूँ, इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, वही बंदा करेगा जो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। ठीक है। फिर जब ये बंदा, जब कोई बात ये करता है, तो फैमिली का और फ्रेंड्स एंड फैमिली का ये उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
उस पर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखें, उस पर वॉच रखें कि वो कोई ऐसा एक्ट करने वाला तो नहीं है, उसको अलहदा ना छोड़ें, उसके साथ कोई ना कोई बैठे, क्योंकि नॉर्मली सुसाइड करने वाले आइसोलेशन में कोई ऐसा एक्ट करते हैं। फिर वो कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं अपने पास जमा कर रहा, जैसे उसने कोई पहले गन ना रखता हो, अब अपने पास गन रखना शुरू कर दी है, या फिर कोई टैबलेट्स वगैरह बाज़ार से लेके बहुत ज़्यादा ख़रीद लाया है और अपने पास रख ली हैं, जमा कर ली हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे रस्सी वगैरह ले आया है। तो इस तरह की चीज़ें अगर कोई आपको उसके आसपास नज़र आएँ, जैसे छुरी वगैरह कोई नज़र आए, तो आपने वो उसे उसकी पहुंच से दूर कर लेनी है, ठीक है। फिर आपको डेफिनेटली अगर ये आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, उसने पहले अपने कोई नशा वगैरह नहीं कर रहा, उसने नशे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, कोई अल्कोहल लेना शुरू कर दिया है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी है, कोई ऐसे रिस्की काम करने शुरू कर दिए हैं जो पहले वो नहीं करता था, तो आपने ये सब साइंस पे नज़र रखनी है और इमीडिएटली कंसल्ट करना है किसी माहिर नफ्सियात से, ताकि उसको फ़ौरन हेल्प दी जा सके, ठीक है। एक तो जब तक आप किसी कंसल्टेंट से राब्ते में नहीं आते, तब तक आपने इसको रोकने के लिए एक तो उसे अकेला नहीं छोड़ना, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है, एक जासूस बन के, यानी उसको भी ना लगे कि ये कौन मेरे पीछे लग गया, एक जासूस बन के आपने उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है कि कोई वो इस तरह की चीज़ें तो नहीं इकट्ठी कर रहा, कहीं वो कोई दवाइयाँ ज़्यादा सारी बल्क में ले आया है, पहले वो नहीं लाता था, कोई उसने कुछ चीज़ें अपने पास रख ली हैं, तो ये चीज़ें हमें नज़र रखनी है। मेरा आपसे इस बात पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि सुसाइड जब वो डिसाइड कर लेता है मैंने करनी है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा, कुछ लोग होंगे जो प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि अभी कोई एक्ट हुआ और उन्होंने सडन डिसीजन लिया और घर में कोई भी चीज़ मिली या नहीं मिली तो उन्होंने अटेम्प्ट कर, वो जो चीज़ है ना, वो इम्पल्सिविटी में आता है। नॉर्मली जो लोग हैं ना, सुसाइड तक पहुंचने की डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2/3 लोग, जो रिसर्च हुई थी उसमें 2/3 लोग आपको बताते हैं, 1/3 नहीं बताते। अच्छा। 1/3 इम्पल्सिव एक्ट करते हैं, फौरन वो उन लोगों में शुमार होते हैं उससे पहले कुछ पता नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अचानक से कोई इंसिडेंट हुआ, अचानक से कोई ब्रेकअप हुआ और या फिर कोई ऐसा रिजल्ट आया, पास नहीं हुआ, तो वो इम्पल्सिव एक्ट फौरन बगैर सोचे समझे कि मैंने अपने आप को ख़त्म कर लेना है, उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। जो 2/3 है ना, वो प्लानिंग करते हैं, वो आहिस्ता स्टेज पे आते हैं, पहले डेथ विश आती है कि इससे बेहतर है अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, मैं मर जाऊँ, मैं किसी चीज़ के नीचे आ जाऊँ, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, पहले ये चीज़, और उसके बाद इस प्लानिंग पे आ जाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है। तो ये डिसीजन जो लेने के लिए बहुत आपको एक एग्जैक्टली कि मैं अपनी आप को ख़त्म करना है, प्लस वो क्योंकि उसमें फिर वो डिफरेंट सर्च, आप ये भी देख सकते हैं कि वो चीज़ें क्या सर्च कर रहा है, ऐसी चीज़ें आजकल देख क्या रहा है, टीवी पे क्या देख रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं देख रहा है, इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहा है, क्योंकि ये लोग पहले सर्च करते हैं फिर कि किस तरह अपनी जान ली जा सकती है, अपने आप को ज़्यादा पेन दिए बगैर किस तरह सुसाइड की जा सकती है, इस तरह की अगर सर्च में कुछ चीज़ें हैं, आपको ये वार्निंग साइंस है जिसको इमीडिएटली एड्रेस करना है, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो फिर जान जा सकती है उस बंदे की, और फिर आप, क्योंकि ये सुसाइड जो बंदा करता है ना, उसमें फिर आसपास के लोगों का भी रोल होता है, सही, कि अगर वो इस तरह की बातें कह रहा है, मैं वो डिफरेंट जगहों पे, जैसे अभी मैंने सुना था कि एक BNU की लड़की थी जिसने सुसाइड की थी, लेकिन उससे पहले उसने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया था कुछ इस तरह का, जो कि सारी दुनिया को कि मेरे लास्ट गुड बाय उसने कहा था, तो ये चीज़ें उसे बचाया जा सकता था, उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेके उससे ले जाया जाता, उसे फ़ौरन हेल्प दी जाती, उससे मसला पूछा जाता है कि वो किस ट्रॉमा में गुजर रही है, क्यों इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो उसको हम हेल्प कर सकते थे। तो सुसाइड जब बंदा करता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा कसूर उसके आसपास की सराउंडिंग्स का भी होता है, क्योंकि जब वो वार्निंग साइंस दे रहा है आपको, तो आप उसको बचा सकते हैं, उसको हेल्प दे सकते हैं, उसको उसकी जान जाने से आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी बातों को लाइट लिया, या अगर वो कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी, अगर तुमने मुझे मज़ीद तंग किया और आप कहें हाँ तुम ज़िंदगी ख़त्म करो, वो तो आपको करके दिखा देगा, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में अक्सर ये धमकी दी जाती है, और समटाइम या इवन कोई किसी
सेल्फ हार्म अफेयर है। तक, सेल्फ हार्म तक तो काम चला जाता। सेल्फ हार्म तक तो आराम से जाता है, क्योंकि अगला पार्टनर जब उसको रोकने की बजाय ये कह देता है हाँ मैं भी देखता हूँ, तुम करके दिखाओ मुझे। इसको हम प्रोवोकेशन कहते हाँ, हैं अपनी जुबान provocation, के, exactly। इस्तेहाल देना कि तुम कर लो जो कर। तो वो प्रोवोक करता है दूसरा पार्टनर, तो वो करके दिखा देता है। आजकल मीडिया में भी, मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि एक जगह अगर ब्रेकअप हो गया, उससे नहीं बन रही, तो इस तरह या तो सब्सटेंस यूज़ करना शुरू कर दिया, कोई ड्रग अब्यूज़ करनी शुरू कर दी, या अपनी जान लेने के दर पे हो गए। अक्सर मूवीज़ का तो एंड भी ये दिखाया जाता है, हीरो भी मर गया, हीरोइन भी मर गई, कुछ इस तरह का मीडिया भी पोर्ट्रेट कर रहा है। डॉक्टर उमा, हमारा एक अगर कोई करीबी अगर ड्रग्स ले रहा है, मैं ड्रग्स को रिलेट करने लगा अब सुसाइड से, वो जब ड्रग्स का नशा करता है और उसको फिर लुत्फ आता है और फिर और बज़ लेने के लिए वो और नशा करता है, और फिर एक स्टेज आती है कि उसे मज़ा इतना ज़्यादा नहीं आता जितनी वो ड्रग्स यूज़ कर रहा होता है, तो फिर वो ड्रग्स की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, जिससे अक्सर लोग ओडी होकर, ओवरडोज होकर हॉस्पिटल तक, आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। तो उनमें क्या वजूहत होती है? उनमें भी क्या ये जहन में होता है कि हम अपनी जान ले लें, कि उनमें कोई और फैक्टर मौजूद होता है? उसमें देखिए डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। समटाइम मैंने पहले बात की कि कुछ लोगों की स्ट्रेस हैंडलिंग ही पुअर होती है, वो कोई भी स्ट्रेस आए उसको कोप नहीं कर सकते, तो वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ। तो फिर वो उसी स्टेट में, उस स्टेट को वो एंजॉय करते हैं, और वो अपनी जो ज़िंदगी के स्ट्रेसर्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका सामना नहीं कर पा रहे, तो वो जब ड्रग्स लेते हैं तो उन्हें वो जो बज़ मिलती है, उन्हें यूफोरिक स्टेट में जाते हैं, तो वो उसको एंजॉय करते हैं, और वो लेने के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता उस डोज को बढ़ाते हैं। फिर इन स्पाइट ऑफ नोइंग, हाँ, उस सिचुएशन में नहीं आना चाह रहे होते, जो बुरी एंड देन इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ये ड्रग्स उनके लिए बहुत हार्मफुल हैं, लेकिन वो फिर भी लिए जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ जो उन्हें ड्रग्स दे रही है, वो जो स्टेट ऑफ माइंड ड्रग्स दे रही हैं, वो उनकी लाइफ में मिसिंग है, तो वो मिसिंग एलिमेंट को पूरा करने के लिए लेते रहते हैं, और ये जानने के बावजूद भी कि ये ड्रग्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं इन लोगों को ड्रग्स, क्योंकि कुछ लोगों में तो ये पता होता है और वो ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं कि हमें पता है कि हमारे लिए नुकसानदेह है और ये हमें मज़ीद प्रॉब्लम में लेके जा रही है, तो हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए, मतलब वो ओवरडोज भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। हाँ, तकलीफ मुझे मिलेगी, या फिर नॉर्मल ड्रग्स ले रहे हैं, मतलब क्वांटिटी चल रही है जो भी, बीवी से झगड़ा हुआ तो ओवरडोज कर ली, या फिर पेरेंट्स से झगड़ा हुआ तो ओवरडोज कर ली, उनको मज़ा चिखाने के लिए कि अब इनको पता लगेगा जब मैं मर जाऊंगा मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा। मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं, प्रोवोकिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ड्रग ओवरडोज की जाती है, और उसमें सुसाइडल इंटेंट भी हो सकती है, उसमें सेल्फ हार्म की इंटेंट भी हो सकती है, कि वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ भी अपने साथ कर सकता हूँ तुम लोगों को तकलीफ पहुँचाने के लिए, या फिर मैं अपने आप को ख़त्म भी कर सकता हूँ। तो इंटेंट डिफरेंट हो सकती है। डॉक्टर उमा, आपने काफ़ी रहनुमाई दी है। अभी मुझे लास्ट में एक आप ओवरव्यू भी दे दें और ये भी बता दें कि क्या हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे कि माशरे से इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकें और लोगों में ये आइडिएशन कम से कम हो सके। हम ख़त्म तो नहीं कर सके, लेकिन कम से कम रुझान इसका क्रिएट हो, हमारी किसी ऐसी बात, हमारे किसी ऐसे मैसेज से शायद किसी एक की जान बेहतरी की तरफ आ सके। अच्छा, इसमें एक बात, वैसे तो साइकियाट्री में मज़हब को नहीं लाना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात कि हर मज़हब इसको सुसाइड को बुरा समझता है। बिल्कुल देखा गया है कि जितने आप रिलीजियस ज़्यादा होते हैं ना, उतना आप सुसाइड के लिए एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है रिलीजियस होना। ठीक है जी। क्योंकि हमारे मज़हब में तो ये है ना कि सुसाइड हराम है। जी जी। तो मैं भी जो डेली पेशेंट देखती हूँ, सुसाइड आइडिएशन आ रही होती है डिप्रेशन की वजह से, लेकिन सुसाइड क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो हराम है, मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता। सही। तो एक आपके बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स अगर स्ट्रॉन्ग हों तो वो भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। फिर आपके रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, वो भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि अगर आपकी अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ अच्छी कम्युनिकेशन है, आप हर बात शेयर कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। क्योंकि बाहर सुसाइड का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस वजह से कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं है। अब हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सुसाइड का रुझान बढ़ता जा रहा है। पहले न्यूक्लियर फैमिलीज़, शादी के बाद बच्चे अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, तो स्ट्रेसर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बढ़ती जा रही हैं,
तो ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है कि जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, जितना अच्छा रिलेशनशिप है आपका पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, तो ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। फिर आपको एक पर्टिकुलर रूटीन रखनी चाहिए, आपकी सोने की एक पर्टिकुलर रूटीन होनी चाहिए, खाने की एक पर्टिकुलर रूटीन होनी चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में लाजमी इंक्लूड करना है कि एक्सरसाइज करने से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है। एक्सरसाइज और वॉक आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सुसाइड को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। आखिर में वही बात कि अगर कोई वार्निंग साइंस आपको नज़र आ रहे हैं उनको लाइट मत लें, ठीक, हो सकता है आप किसी की जान बचा सकते हो, सही। ठीक है। क्योंकि हर मोस्टली जो सुसाइड करता है वो उससे पहले आपको बताता है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, मुझे अपने ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा। तो इन साइंस को आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि शायद आप किसी की ज़िंदगी बचाने का सबब बन सकते हो। डॉक्टर हुमा, अभी हमें एक कमेंट मिस हिना अली हैं, उन्होंने पूछा है कि कहा है, बल्कि हमें एडवाइस की है कि प्रोग्राम एक करें आप, ताकि जो बच्चे अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पाते और फिर उनको बुली किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप अच्छे ग्रेड नहीं ले पाते, वो अच्छे ग्रेड अचीव नहीं कर सके जो कि उनके पेरेंट्स की डिज़ायर है या उनकी फैमिली की डिज़ायर। तो क्या इस पे भी बच्चे को कुछ कहना चाहिए या क्या करना चाहिए अगर तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हाई और बच्चा अगर वो अचीव ना कर पाए तो फिर अच्छा, ये भी क्या फैक्टर एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्ज़ाम में फेल होना बहुत बड़ा फैक्टर है दैट कैन लीड टू सेल्फ हार्म और सुसाइड। तो इसमें वही बात जो मैंने कहा था कि आपकी पेरेंट्स की अपने बच्चे के साथ अच्छी अटैचमेंट होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। समटाइम बच्चा वो चीज़ें कोप ही नहीं कर सकता, हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। Exactly. और वैसे भी वो मैं एक जगह पढ़ रही थी कि सबसे ज़्यादा जो लाइक स्टूडेंट होते हैं क्लास में वो डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, उससे कम लाइक जो होते हैं वो CSS करके उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, जो उससे कम लाइक होते हैं वो बिजनेस करते हैं और वो इन सबसे आगे होते हैं, और जो सबसे नालायक होते हैं वो रहने देते हैं। तो एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स लेने का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ये पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह बात समझानी चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई के और ग्रेड्स के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं और आपको देखना है कि बच्चा किस डायरेक्शन में बेस्ट अपना शो कर रहा है। बिल्कुल, ये तो वही हमारा एजुकेशन सिस्टम तो वही हो गया कि मतलब हर एक को, जैसे मैं देख रही थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि हाथी, गधा, जिराफ, शेर, सबको हमने एक ही कोर्स पढ़ा रहे हैं, हर एक की डिफरेंट डायरेक्शन है। सही। तो हम बेसिकली हमें अपना करिकुलम भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिफिशेंसीज़ हैं। हमें पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, आपने ग्रेड्स के पीछे नहीं पढ़ना। बच्चे की सक्सेस उसके ग्रेड से लिंक नहीं है, ठीक है। आप बच्चे की ग्रेड्स के पीछे लगे रहें और वो बेचारा खुदा ना ख्वास्ता उसका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाए तो वो फिर उसके ग्रेड्स कहीं भी नहीं जाते, ठीक है। तो इसलिए ये पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स को ज़रा ख्याल करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ ग्रेड्स नहीं होती, बच्चे की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर हुमा, आपका शुक्रिया कि आपने सुसाइड, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक और हमारे माशरे में आजकल बढ़ता जा रहा है, इसका रुझान, उसके ऊपर रोशनी डाली और कुछ अवामिल को हमने डिस्कस किया और कुछ की अगर रहनुमाई आपको चाहिए हुई तो आप कमेंट करके या कंसल्ट करके डॉक्टर हुमा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ग्रेड्स के ऊपर बात करूँगा मैं एक लास्ट, और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। क्या मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ग्रेड्स? कि ग्रेड्स नहीं है इतने इम्पॉर्टेंट या इतनी अहमियत रखते जितनी कि एक इंसान की जहनी सेहत अहमियत रखती। इसी पैगाम के साथ आज आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगली मंगल को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।